on the basis of nature of requirements. So the requirements is divided into functional and non-functional. तो functional requirements define what the system must do, क्या करेगा, and non-functional defines the how the system should perform it, कैसे perform करेगा. तो functional requirement defines what and non-functional describes how the system should perform it. तो जो मेन फोकस होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट का वो होता है ऑन द फीचर्स, ऑन द टास्क, फंक्शनैलिटी, ऑन द सिस्टम बिहेवियर, वेयर एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का फोकस होता है ऑन परफॉर्मेंस, ऑन क्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों पे होता है. एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट का. द सिस्टम मस्ट अलाउ यूज़र टू रजिस्टर एंड लॉग इन. ये रहेगा, वो ये कह रहे हैं कि वो क्या करेगा. तो सिस्टम जो है वो अलाउ करेगा रजिस्टर एंड लॉग इन. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे स्पेसिफाई करेगी कि वो कैसे करेगा. तो इसमें जैसे लिखा है कि इट शुड लोड विद इन 2 seconds, तो वो बता रहे कि कैसे करेगा, 2 सेकेंड में करेगा. सो दिस इज़ हाउ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर. टेस्टिंग की बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर टेस्टेड विद यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, वेयर एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी टेस्ट करते हैं. एंड यूज़र का इम्पैक्ट देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि व्हाट यूज़र कैन डू, बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अफेक्ट यूज़र एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन. तो ये बेसिकली ये इम्पैक्ट करता है कि यूज़र क्या करेगा, और ये यूज़र का एक्सपीरियंस इम्पैक्ट करता है. जैसे अगर 2 seconds में हो रहा है तो मतलब कि फ़ास्ट हो रहा है, तो यूज़र की सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूज़र रजिस्टर एंड लॉग इन कर सकता है. अगर नहीं कर सकता तो उसमें डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है कि यूज़र ये कर सकता है या नहीं कर सकता. सो दिस इज़ हाउ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्क्स. अब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जो 4 स्टेप्स पढ़ के आए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं टू परफॉर्म देम. तो लेट्स बिगिन विद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या हुआ, हम पढ़ के आए थे. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और एरर प्रोन प्रोसेस होता है, और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन लगती है इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे. क्यों? क्योंकि एलिसिटेशन में सक्सीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड इसमें इफ़ेक्टिव कस्टमर डेवलपर पार्टनरशिप होनी चाहिए, तभी ये सक्सीड करेगा. और अगर हमने इफ़ेक्टिवली नहीं गैदर करी सारी चीज़ें तो हमें प्रॉब्लम को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी. दिस इज़ द एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, है ना. और जो रिक्वायरमेंट है वो गैदर करी जाती है कम्युनिकेशन इंटेंसिव एक्टिविटी करके, जिसको हम कैसे अचीव करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, राइटिंग डाउन आंसर्स, और क्वेश्चंस पूछ के, और बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, आइडियाज़ बता के ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हमें कोलैबोरेशन चाहिए होता है बहुत सारे ग्रुप्स का, अलग अलग सेक्टर्स से जो एक साथ बैठते हैं, फिर डिस्कशन होती है, एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन, देन दे गैदर ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डिफाइन द फंक्शनैलिटी, डिफाइन द गोल कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए. So it is very critical to perform requirement elicitation effectively. अगर हम बात करें कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, there are various methods to perform requirement elicitation. जैसे कि so the first method is interviews. So interviews में क्या होता है कि when we have received the problem statement from the customers, अब हमारा पहला स्टेप होता है इंटरव्यू करना. तो इंटरव्यू में वी अरेंज अ मीटिंग विद द कस्टमर्स और विद स्टेक होल्डर्स एंड वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन. डायरेक्ट बात करते हैं उनसे टू गैदर मोर डिटेल कि वो सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट एक्सपेक्टेशंस दे हैव फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. तो इसीलिए हम इंटरव्यूज़ परफॉर्म करते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, जैसे कि एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिनका फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो हम वो ही पूछते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस, एंड नो अदर क्वेश्चंस आर आस्क्ड. वेयर एज सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं.
एंड नेक्स्ट वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें फ्री फ्लोइंग ऑफ कॉन्वर्सेशन होती है. देयर इज़ नो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस विच एग्जिस्ट. सो जो क्वेश्चन है, जो इंटरव्यूअर है वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है एंड द कस्टमर्स और द स्टेक होल्डर्स आंसर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. Advantage of interviews is that it provides detailed first hand information, but also डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरव्यूज़ को करना, स्पेशली जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. नेक्स्ट वी हैव ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में क्या होता है कि ये एक ग्रुप डिस्कशन होती है जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं एंड दे टेल देयर पार्ट ऑफ आइडिया. ग्रुप डिस्कशन में न्यू आइडियाज़ कम क्विकली. तो कोई डिस्कस कर रहा है, कोई कुछ आइडिया दे रहा है एंड उसको सोच के, उसको माइंड में रखते हुए द अदर पर्सन इज़ गिविंग हिज आइडिया और हर आइडिया. तो इट हेल्प्स टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग. तो ग्रुप डिस्कशन होती है यहाँ पे एंड इट जनरेट एंड रिफाइन आइडियाज़ फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट. एंड इसमें एक फैसिलिटेटर होता है जो मेन प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है एंड देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स विच शेयर द आइडियाज़, और कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता टू इंकरेज द क्रिएटिविटी. एंड ये ही आइडियाज़ को हम बाद में एनालाइज करते हैं एंड इनमें से हम अपना जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को निकालते हैं. तो एडवांटेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ कि इट इंकरेजेस द इनोवेटिव आइडियाज़, जो कि बहुत सारे लोग न्यू पर्सपेक्टिव से सोचते हैं एंड वेरियस पीपल हैव देयर ओन थिंकिंग, और उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स. बट डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन लीड टू टू मैनी आइडियाज़ एंड मेकिंग इट हार्ड टू फिल्टर द यूजफुल वंस. तो थोड़ा सा क्लस्टर फॉर्म भी हो सकता है इससे. So another important technique or approach of requirement elicitation is FAST. So FAST stands for Facilitated Application Specification Technique. So ये एक अप्रोच है जो कि सिमिलर है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से जो हम अभी पढ़ा है, बट फास्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ब्रिज करे गैप, एक एक्सपेक्टेशन गैप जो एग्जिस्ट करता है, या कह सकते हैं जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन जो डेवलपर सोचता है कि उनको बनाना है और जो कस्टमर सोचता है कि उनको क्या मिलेगा. तो इन दोनों के बीच में जो एक एक्सपेक्टेशन गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए हम फास्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं. तो एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करी जाती है, एक टीम डेवलप करी जाती है कस्टमर्स की और डेवलपर्स की, जो कि साथ में काम करेंगे टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन एंड प्रपोज द रिक्वायरमेंट्स. इसी के लिए इसी को ही हम फास्ट कहते हैं. सो एक ये स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन ही है जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, टू गैदर एंड रिफाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स. So it focuses on reducing the misunderstanding, conflicts and misinterpretation. जैसे मैंने बताया expectation gap जो exist करता है कि customer सोचता है they think what they are going to get sometimes is very different from what developer thinks they are supposed to build. तो उसी चीज़ को reduce करने के लिए हम fast को यूज़ करते हैं ताकि misunderstandings, conflicts और जो भी misinterpretations हैं उनको कम करा जा सके और ये इंश्योर करा जा सके कि सारे ही पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो सारे ही हम इंक्लूड कर रहे हैं और देख रहे हैं. सो दिस टेक्निक इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल व्हेन डीलिंग विद लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं तो इसके लिए बहुत ईजी होता है. कुछ स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग फास्ट. तो ये होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स. सारे ही स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग क्लाइंट्स, एंड यूज़र्स, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर्स, टेस्टर, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एक क्रूशियल पार्ट लेंगे, उन सबको आइडेंटिफाई करना एंड ये इंश्योर करना कि वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हो जब हम ये टेक्निक परफॉर्म कर रहे हों, ताकि कोई भी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट मिस ना हो. सेकेंड स्टेप इज़ टू अपॉइंट अ मॉडरेटर. तो मॉडरेटर क्या करेगा, वो एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर होगा, मतलब कि जो लीड करेगा एज अ, कह लो कि उस टाइम पे एज अ मैनेजर कह लो, जो लीड करेगा डिस्कशन को टू इंश्योर
कि जो हमारी डिस्कशन है इट रिमेन्स फोकस्ड और कोई प्रॉब्लम ना आए, सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आइडियाज़ क्लियरली बता दें और डिस्कशन जो है वो कोई भी ऐसे ना हो कि कुछ इंडिविजुअल्स डोमिनेट कर रहे हैं एंड बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो एक डेवलपर, एक मॉडरेटर होना चाहिए। देन वी हैव स्टेप 3 इज़ टू डिफाइन मीटिंग गोल्स एंड एजेंडा। तो अब हमें क्लियरली स्टेट करना है कि हम जो ये फास्ट टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो हमारी स्टेटमेंट क्या है जिस पे हम ये ऑब्जेक्टिव जो ये सेशन है हमारा वो परफॉर्म होगा। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ता है कि हमारे एजेंडास क्या होंगे, यूज़र नीड्स, सिस्टम कंस्ट्रेंट, पोटेंशियल रिस्क एंड डिज़ाइन एक्सपेक्टेशन। देन स्टेप 4 इज़ टू कंडक्ट द इंटरैक्टिव डिस्कशन। अब हर एक स्टेक होल्डर जो होगा वो प्रेजेंट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स। फिर उसके बाद इनको कैटेगराइज करा जाएगा। ये जो रिक्वायरमेंट्स हर एक स्टेक होल्डर प्रेजेंट करेगा उनको कैटेगराइज करा जाएगा बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन द टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स और सब चीज़ों को देखते हुए। और कुछ भी कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हुई, जैसे कुछ स्टेक होल्डर्स की कुछ और हैं और कुछ की कुछ और है, जो दोनों ही कन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में, तो उनको बाद में कोलैबोरेट करके सॉल्व करा जाता है। एंड लास्टली हम एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स इन रियल टाइम। तो स्टेप 5 is as the discussion progresses, a dedicated note taker or a digital tool captures all the agreed upon requirements। तो इसमें क्या होता है कि हम सारे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और कंस्ट्रेंट्स जो भी हमारे होते हैं आफ्टर डिस्कशन हम उसमें नोट कर लेते हैं। एंड देन वी स्टेप 6 इज़ टू वैलिडेट एंड फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। तो जब हमने सारे रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लिया तो एक बारी फाइनल रिव्यू लेंगे स्टेक होल्डर्स का, कुछ भी चेंजेस और क्लैरिफिकेशंस उस टाइम पे जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो उस टाइम पे करे जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फास्ट, इट इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन। तो कुछ भी अगर मिस इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं और जो भी एक्सपेक्टेशन गैप एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं करता, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिल के बैठते हैं, डेवलपर्स भी बैठते हैं एंड जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन होती है। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स अर्ली। जो बाद में डिसएग्रीमेंट्स माइट जो डेवलप होते हैं उन सबको पहले ही हम रिजॉल्व कर लेते हैं यूजिंग फास्ट टेक्निक बिफोर द डेवलपमेंट स्टार्ट्स। एंड इट ऑल्सो सेव टाइम एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ जो हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स एकदम एफिशिएंटली इससे गैदर कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ वेरी क्रूशल। और इट ऑल्सो इंकरेजेस कोलेब्रेशन, मतलब कि एवरीवन गेट्स अ चांस टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो इससे बहुत बेटर होता है कि हमें अच्छी तरह रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं। डिसएडवांटेज ये होती है कि इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड मॉडरेटर। अगर हमारा मॉडरेटर जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो उनकी न्यूट्रल है, ना कि वो कस्टमर के साइड है ना डेवलपर के साइड है, जो इंश्योर करता है कि जो हमारी मीटिंग है वो पीसफुली और डेडिकेटेडली फोकस्ड रहे, तो अगर वो नहीं है, पुअर फैसिलिटेशन है, तो इट कैन लीड टू क्योटिक डिस्कशंस और इट मे नॉट कैप्चर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि सम रिक्वायरमेंट माइट इमर्ज लेटर एंड इट कैन ऑल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मल्टीपल सेशंस लगते हैं इसके। नेक्स्ट टेक्निक इज़ QFD विच स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एम्फसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू द कस्टमर। तो हम इसमें कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं। हम इसमें ये समझते हैं कि हमारे कस्टमर को वैल्यूएबल क्या है और फिर उनको डिप्लॉय करते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उनको डिप्लॉय करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसलेट द कस्टमर नीड इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो इसमें हम जो भी वॉइस है कस्टमर की, उनकी एग्जैक्ट वैल्यूएबल थिंग्स, उसको हम सीधा लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में और फिर इन रिक्वायरमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट फिर हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन फेज में। सो जो ये रिक्वायरमेंट होंगी इन्हीं को ही फर्दर हम फिर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमें सबको इंक्लूड करना है, हम इसमें सिर्फ कस्टमर की सुनते हैं। तो
तो इंश्योर दैट सिस्टम अलाइंस विद बिजनेस गोल, यूज़र एक्सपेक्टेशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मार्केट डिमांड्स। तो इट वॉज ओरिजिनेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा, but it is widely used in software engineering to prioritize the features and ensure customer satisfaction. तो अब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम उन कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे मेन फोकस रखते हैं। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो स्टेप 1 इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, व्हाट द यूज़र वांट। वही सब चीज़ें वी कलेक्ट थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज़, कस्टमर फीडबैक, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर हम फोकस करते हैं फंक्शनल नीड्स पे कि जो हमारे सिस्टम को करनी चाहिए, और नॉन फंक्शनल नीड्स पे भी फोकस करते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ टू डिफाइन दी सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझ लिया, अब हम इन नीड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यूज़र को चाहिए कि इजी नेविगेशन हो, कि आराम से कहीं भी हम जाके सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या हुई कि वेल स्ट्रक्चर्ड मेन्यू और सर्च बार होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। यूज़र नीड जैसे मान लो कि फ़ास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट की स्पीड शुड बी वेरी फास्ट। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, और जो लोड टाइम है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। थर्ड स्टेप इज़ टू क्रिएट अ QFD मैट्रिक्स, जिसको हम कह सकते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी। सो ये एक मैट्रिक्स होती है जो मैप करती है कस्टमर नीड्स टू द टेक्निकल फीचर्स। जो हमारी कस्टमर नीड्स है और जो हमारे टेक्निकल फीचर्स हैं वो एक दूसरे से कितना रिलेटेड है, और ये डिटरमाइन करती है कि कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट टाइम के एफर्ट की नीड है। फोर्थ स्टेप इज़ टू प्रायोरिटाइज फीचर्स एंड डेवलपमेंट प्लान। अब हमने रैंक कर लिया टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को बेस्ड ऑन कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इन सब को हम प्रायोरिटाइज करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं, एंड वी यूज़ दैट ताकि हमें ये पता रहे कि कौन से फीचर्स जो हैं वो मोस्ट वैल्यू हमारे कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं एंड कौन से नहीं करते हैं। जो ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र करते हैं हम उन पे ही फोकस करते हैं। एंड लास्टली वी वैलिडेट विद द स्टेक होल्डर। तो जब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, हमने हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स भी क्रिएट कर ली है, तो हम उसको स्टेक होल्डर्स से रिव्यू करवाते हैं टू कंफर्म कि आपकी जो वैल्यूएबल नीड्स हैं वो हमारी बिजनेस गोल से अलाइन हो रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो रही होती तो एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। So these were the techniques used in requirement elicitation, in which we define we have fast interviews, brainstormings and QFD. So very important and essential activity after elicitation is requirement analysis. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं एंड स्क्रूटिनाइज करते हैं जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी होती हैं, ताकि हमें ये समझ आए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कंसिस्टेंट है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रिपीटेड रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सो दिस एक्टिविटी रिव्यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू करते हैं एंड ग्राफिकल व्यू प्रेजेंट करते हैं ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो इससे हमें क्या होता है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, फीजिबल हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम एक ग्राफिकल व्यू लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारा जो सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है सिग्निफिकेंटली। एंड देयर आर वेरियस स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि एक हाई लेवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है अबाउट हाउ सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द इन्वायरमेंट। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस जो भी हमारे सिस्टम्स के लिए नीड होते हैं और जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ सिस्टम को इंटरैक्ट करने में नीड आती है। नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ prototype. So this is optional but this is developed and it is very effective way. क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं तो हमें इसमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए होता है। एंड व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप तो हम उनसे फिर रिव्यू लेते हैं या फीडबैक लेते हैं कंटिन्यूसली, एंड हम उस प्रोटोटाइप को मॉडिफाई करते रहते हैं until the customer is satisfied.
और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडल द रिक्वायरमेंट्स। जब हमने क्रिएट कर लिया, सो ये प्रोसेस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ इनकरेक्ट तो नहीं है, कुछ इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, मिसिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे ER डायग्राम्स, DFDs, ये सब डेटा फ्लो डायग्राम। एंड देन वी लास्टली हैव द फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने मॉडलिंग करी होती है, अब हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है हमारे बिहेवियर की। तो अब हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं कि हमारी जो एनालाइज रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइनलाइज है, और नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं जो कि है टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम जो मॉडलिंग करते हैं, मॉडल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो उसमें हम यूज़ करते हैं DFDs, विच इज़ द डेटा फ्लो डायग्राम। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ हाउ डेटा फ्लोज थ्रू द सिस्टम। तो ये वाइडली यूज़ करा जाता है फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट। हमें इसमें फ़्लो पता चलता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, कैसे सिस्टम से इन आउट हो रहा है। तो सिस्टम में भी अ कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर, कुछ भी है। और जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है, इसको हम बबल चार्ट भी कहते हैं। तो ये हमें एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि व्हाट द डेटा सिस्टम प्रोसेसेस, और कैसे वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस बन रही हैं डेटा पे, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जब वो डेटा फ्लो हो रहा है, तो उससे रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे ये प्रोसेस डिफाइन करने के लिए सर्कल हम यूज़ करते हैं। प्रोसेस मतलब इट डिपिक्ट्स द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनपुट टू द आउटपुट, तो ये प्रोसेस है। देन वी हैव एक्सटर्नल एंटिटी, या फिर कह सकते हैं ये हमें प्रेजेंट करता है कुछ भी विच सोर्स कह लो, कोई भी सिस्टम का। देन वी हैव डेटा सोर्सेज, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिपोजिटरी एंड डेटा फ्लो, मतलब ये एरो से हम डिफाइन करते हैं कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है और कनेक्ट करते हैं प्रोसेसेस को। तो ऐसे हम DFDs को यूज़ करते हैं। तो रोल ऑफ DFD इज़ टू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम डेटा फ्लो, और ये एक ब्लूप्रिंट भी एज एन ब्लूप्रिंट जब हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग डेटाबेस। एंड ये ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है कुछ भी इनएफिशिएंसीज होती हैं अगर सिस्टम में। तो DFD में हम लेवलिंग यूज़ करते हैं। तो लेवलिंग जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस of breaking down a complex DFD into smaller detailed programs for better understanding। मतलब कि DFD को हम पार्टीशन करते हैं लेवल्स में, और इनको रिप्रेजेंट करा जाता है इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल में। जैसे मान लो सबसे पहले आता है लेवल 0, देन लेवल 1, देन लेवल 2। तो लेवल 0 हो गया फंडामेंटल सिस्टम मॉडल। तो ये हमें एक सिंगल बबल बना देंगे, इनपुट आउटपुट दिखा देंगे, हम डेटा एकदम मतलब आउटसाइड लेवल पे देखेंगे कि ऐसे यूज़र इनपुट दे रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो इसमें हम इनकमिंग आउटकम डेटा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्जन नहीं होता, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड लेवल 0 होता है। फिर उसके बाद हम लेवल 1 पे जाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा लेवल्स को डिकम्पोज करते हैं, इसमें हम थोड़ा और डिटेल देते हैं कि यूज़र कैसे इनपुट करेगा, प्रोसेस कैसे हो रहा है, आउटपुट किस कहाँ से होता हुआ आएगा। एंड फिर उसके बाद लेवल 2 में और ज़्यादा डिटेल देंगे, हाउ द सिस्टम वर्क्स वो भी डिफ़ाइन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा इन डिटेल भी पता रहता है, और हमें फंडामेंटल लेवल पे भी पता रहता है कि क्या डेटा फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। सो इसीलिए हम लेवलिंग यूज़ करते हैं। एंड जो लेवल 0 होता है वो हाईएस्ट लेवल व्यू होता है। तो ये एक सिंगल प्रोसेस डिफाइन करता है विद एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड डेटा फ्लो। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सिस्टम कर क्या रहा है, बट कैसे कर रहा है ये इस लेवल में नहीं पता होता। देन वी हैव लेवल 1, जो कि थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर रहा है मेन प्रोसेस को इनटू सब प्रोसेसेस, और इसमें डेटा स्टोर्स के बारे में भी हमें पता रहता है। ये हो गया जैसे लेवल 1। ये लेवल 0 है, पैसेंजर्स जो कि क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन कर रहे हैं, या रिजर्वेशन या टिकट इन्फो, रेलवे रिजर्वेशन बीच में हमारा प्रोसेस रहेगा। एंड यहाँ पे एडमिन है जो कि क्या कर रहा है, या तो अप या डाउन कर रहा है, ट्रेन इन्फो रिजर्व या कैंसिल कर रहा है, और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये लेवल 0 DFD हो गया, कंटेक्स्ट लेवल या फंडामेंटल सिस्टम मॉडल हो गया।
नेक्स्ट वी हैव लेवल 1। अब इसमें आप देख सकते हैं जो रेलवे रिजर्वेशन वाला पार्ट था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी अदर प्रोसेसेस, ब्रेक डाउन हो गया सब प्रोसेसेस में। तो अब यहाँ पे पैसेंजर क्या कर रहा है, रिजर्वेशन प्रोसेस में रिजर्वेशन स्टोरेज वाला पार्ट भी जा रहा है, इंक्वायरी भी कर रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि डाउन स्टोरेज है या अप स्टोरेज है। रिजर्वेशन प्रोसेस अगर वो पैसेंजर कर रहा है तो सीधा रिपोर्ट जा रही है एडमिन के पास। ऐसे तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया, एक डिटेल डेटा फ्लो बता दिया। देन वी हैव लेवल 2 DFD, जो कि और ज़्यादा डिटेल होता है ऑन ईच प्रोसेस ऑफ लेवल 1, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है जिसमें डीपर ब्रेकडाउन जानना, जिसमें डीपर डेटा फ्लो जानना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया उसी का ही लेवल 2। इसमें आप देख सकते हैं जो प्रोसेसेस हमने उसमें देखे थे उसको और ज़्यादा सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड करा है और ज़्यादा डेटा फ्लो दिखाया है और डेटाबेस दिखाए हैं, प्रोसेसेस दिखाए हैं।